देखिए यहाँ हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की थियरीज की, थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। उसमें हम लोगों ने कुछ थियरीज बताई थी। हमने जनरल इंट्रोडक्शन में बताया था कि कुछ फेक आइडियाज थे जिसमें लोगों ने कहा कि साहब लाइफ ऐसे आई होगी या लाइफ वैसे आई होगी। उसके थोड़े से हम यहाँ पे आपको थियरीज बता रहे हैं। पहली थियरी है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये थियरी पहले चलती थी क्योंकि लोगों का भगवान में अटूट विश्वास था और ये थियरी कहती है कि स्पेशल क्रिएशन हुई है, यानी कि जो कुछ भी बना है ये कैसे बना है, ये दुनिया में भगवान ने बनाया होगा, ठीक। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट अगर क्रिश्चियन माइथोलॉजी की तरफ चलें तो क्रिश्चियन माइथोलॉजी क्या कहती है, फर्स्ट इंसान कौन था, एडम था और फीमेल ईव थी, ठीक। मुस्लिम कहते हैं आदम और हव्वा और हिंदूस कहते हैं श्रद्धा और मनु। उससे ही पूरी दुनिया बन गई। दुनिया को बनाने वाले भगवान थे, उन्होंने बनाई, ठीक। ये थ्योरी हम लोग नहीं पढ़े क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। हम इस थ्योरी के ऊपर आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है कि कोई भी चीज अचानक से आ जाती है, स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, यानी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि भाई कोई भी चीज कैसे आ रही है, अचानक से आ रही है, अपने आप ही बन जा रही है। कोई भी चीज जितनी लाइफ बनी है ये अचानक से दुनिया जो है उसमें परिवर्तन आया और अचानक से लाइफ आ गई। जैसे कुछ इजिप्ट लोग जो हैं वो मानते हैं कि मड जो था नाइल रिवर का वो सूखा, सनलाइट की प्रेजेंस में वो मड सूखा और सूख के क्या बना, फ्रॉग्स, टोड, स्नेक्स, माइस और इवन क्रोकोडाइल तक बन गए। सूरज ने नाइल रिवर क्या मड जो था उसे सुखा दिया और उससे क्या बन गए, ये सारी चीजें बन गई। क्या ये सही बात है? नहीं। हालांकि इसको सपोर्ट करने वाले थे वॉन हेलमोंट, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने और बड़ा काम करा। इन्होंने अपने पसीने से भीगी हुई शर्ट को लिया और ग्रेन्स यानी कि व्हीट ग्रेन्स में डाल दिया और कहा कि 21 दिन बाद देखो इसमें से चूहे निकल आएंगे। तो कहने लगे तो चूहे निकले हैं उस कमरे में से। वो चूहे किस वजह से आए हैं? अपने आप से पैदा हुए होंगे। ये जो हमारा स्वेट का जो मॉइस्चर थी, वो स्वेट की मॉइस्चर उस ग्रेन से मिल गई होगी और कुछ ऐसे रिएक्शन हुई होगी जिससे चूहे आ गए साहब दुनिया में, कुछ भी। तो ये एक फर्जी फिनोमेना था। इसको अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में आया रेड्डी एक्सपेरिमेंट। रेड्डी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 3 जार लिए और इन जार में 3 जार लिए थे ऐसे। इन जारों में इन्होंने क्या करा है, फ्लैश रख दिया है, उबाल के फ्लैश रख दिया यानी गोश्त रख दिया। एक को ढक दिया है पार्चमेंट पेपर से, एक को ढक दिया है मसलिन से, और सब में फ्लैश रखा हुआ। ठीक, और ये खारिज होती है। जब इस पे देखा, कुछ दिन बाद देखा तो यहां इनको इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े ऐसे नजर आए, लार्वा थे जो कि मैगॉट्स थे। क्या थे? मैगॉट्स थे, ठीक। और मैगॉट्स जो थे वो किसकी वजह से आए थे? वो यहाँ फ्लाइज यानी मक्खियां आ रही होंगी, मक्खियों के लार्वा अंदर मिले, क्योंकि वो आई, उन्होंने इसके ऊपर अंडे दिए और अंडे देने के बाद अंडे ही लार्वा में बदल गए, मैगॉट्स लार्वा थे वो। यहां मक्खियां आ नहीं पाई जिसकी वजह से यहां लार्वा आ नहीं पाए, ठीक। यानी कि सिर्फ खुले वाले में ही लार्वा मिले। इस बात से क्या प्रूव होता है? लाइफ बिगेट्स लाइफ, यानी लाइफ से ही लाइफ आती है। यानी खुले वाले जार में जब मक्खियां आई तो उसी की वजह से इसमें लाइफ आई है, वरना इसमें लाइफ नहीं आती और इसमें लाइफ इसीलिए नहीं आई। बात समझ में आई? दूसरे थे लेज़रो स्प्लैंजिनी ने क्या करा, ये भाई साहब और सही इंसान, इन्होंने इसकी जगह पे शोरबा लिया, गोश्त का और वेजिटेबल्स को मिला के पूरा शोरबा। क्या लगे साहब वेजिटेबल्स को रख के देख ले, और उसको गर्म किया, उबाला, उबालने के बाद ऐसे ही सेम रखा, ठीक। यहां इन्होंने सिर्फ गोश्त किया था यानी फ्लेश दिया था, उन्होंने गोश्त का और वेजिटेबल्स का शोरबा ले लिया, यानी कि उसको उबाला और उसका जो अर्क था लिक्विड वो इसमें रख दिया।
देखा तो सेम रिजल्ट इनको भी मिले। तो इससे बात ये प्रूव हो गई कि भाई नॉन लिविंग थिंग से तो लाइफ नहीं आ रही, जैसा कि ये कह रहे थे हेलमंड साहब कि साहब नॉन लिविंग थिंग से अचानक से लाइफ आ जाएगी, इन्होंने कहा साहब लिविंग से ही लाइफ आती है। इसको पैस्चर साहब ने और अच्छे से समझाया, और पैस्चर ने जो समझाया है उन्होंने फ्लास्क लिया, श्वान नेक फ्लास्क, श्वान नेक फ्लास्क लिया। कैसा था देखिए, ये लंबी सी इसकी गर्दन और ये फ्लास्क, और इसमें रखा वही शोरबा, अंदर वही लिक्विड था, और इसको गर्म किया, और गर्म करके इसे श्वान नेक यानी कि हंस के जैसी गर्दन बना दी। इस तरह से पूरा गर्म करके इसको ट्यूब को इस तरह से श्वान नेक बना दिया। इस फ्लास्क कहते हैं श्वान नेक फ्लास्क। इसके अंदर भी वही खाने पीने का मटेरियल रखा हुआ है, लेकिन इन्होंने देखा कि ये इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक नहीं दिखे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखे, लेकिन कहां तक दिखे? सिर्फ यहां तक दिखे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर नहीं दिखे। फिर इन्होंने इस श्वान नेक फ्लास्क की गर्दन को तोड़ दिया, और जब यहां से इन्होंने तोड़ा तो पता चला कि अब इस ब्रॉथ के अंदर भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखे, जिससे इन्होंने कहा कि साहब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे इस श्वान नेक में फंस गए होंगे, यहाँ पे आके फंस गए होंगे, इसके आगे जा ही नहीं पाए, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ यही मिले हमें, यानी लाइफ से ही लाइफ आती है। और लुईस पास्चर को हम लोग जानते हैं क्योंकि इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज और इम्यूनोलॉजी दिया है। इन्होंने जर्म थ्योरी के बारे में बताया था। लुईस पास्चर ने आपकी वैक्सीन वगैरह के बारे में बात करी थी, 9th क्लास की एनसीईआरटी में उन्होंने लिखा हुआ है, जो ऐसा वैक्सीन वेक का वर्ड जो है वो का हुआ उसे आया, तो वो बायोजेनेसिस तरीके से आ गई, यानी ए बायोजेनेसिस जो वॉन हेलमंट ने कही थी, ए बायोजेनेसिस वो आप बायोजेनेसिस में कन्वर्ट हो गई, यानी लाइफ से लाइफ आती है। और ओमनिस वीवम ई वीवो एक्स वीवो, ओमनिस वीवम एक्स वीवो करके इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और ये क्या था? ये हार्वे और हक्सले का स्टेटमेंट था, यानी लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइफ, यानी लाइफ आती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। जैसे ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला था, बिल्कुल वैसा ही है ओमनिस वीवम एक्स वीवो, यानी लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्लियर? लेकिन इन दोनों बातों से हमारी ये बात तो पूरी हो गई कि साहब लाइफ आ गई है अर्थ के ऊपर। ये दो थियरीज हमें पता चली। पहली थियरी थी स्पेशल क्रिएशन, दूसरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तीसरी थियरी अब और आती है। वो तीसरी थियरी क्या है? पेंसपर्मिया थियरी। देखिए दूसरी थियरी है थियरी ऑफ पेंसपर्मिया या कॉस्मोजोइक थियरी या स्पोर थियरी। थियरी ऑफ पेंसपर्मिया क्या कहलाता है? यानी कि आपने कहा कि अर्थ जब बनी थी तो अर्थ के ऊपर जो मेटेओराइट्स थे, यानी कि उल्का पिंड थे, वो ऊपर से आके गिर रहे थे, तो किसी दूसरे स्पेस से ही तो उल्का पिंड आ रहे होंगे। तो उन्होंने कहा किसी अदर स्पेस से जो उल्का पिंड आ रहे हैं, यानी कि जो मेटेओराइट्स आ रही हैं, उसी के अंदर स्पोर्स होते हैं, लाइफ के स्पोर्स उसी के साथ में चलते चले आ रहे हैं, और वो जमीन के ऊपर गिर रहे हैं, और इस तरह से किसी दूसरी जगह से, यानी किसी दूसरे प्लैनेट से लाइफ हमारे प्लैनेट पे आ गई। इस तरह से इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि लाइफ जो है हमारे यहाँ कैसे आई अर्थ के ऊपर, किसी दूसरे प्लैनेट से ही ओरिजिन हुई है उसकी। लेकिन इस बात के कुछ एविडेंसेस हैं जो इसके अगेंस्ट में है। क्या क्या है? देखिए साहब, अगर आप कहें कि जो उल्का पिंड है यानी कि मेटेओराइट्स हैं, वो बाहर से जब आ रहे हैं तो उन्हें आउटर एटमॉस्फेयर को बाहर से होते हुए आना पड़ेगा, और जब उसे उसके अंदर वो एंटर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं, रेजिस्टेंस उस पर लगता है एयर का, आपको खुद ही पता है कि जब वो कोई बाहर से कोई चीज आएगी हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो रेजिस्टेंस लगता है, गर्म हो जाता है बहुत सारा। तो गर्म हो जाएगा, इतनी ज्यादा गर्मी में लाइफ सर्वाइव कैसे कर गई? पहला पॉइंट, इतनी गर्मी में लाइफ सर्वाइव कैसे कर गई, अगेंस्ट का है। दूसरी बात, अगर ये स्पोर्स किसी दूसरे स्पेस से आ रहे हैं तो बीच में एक ऐसा एरिया पड़ रहा है जहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, गैसेस ही नहीं है, वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, उस जगह पे जिंदा कैसे रह रहे हैं? ठीक है, तो इन सारी चीजों से ये बात पता चलती है कि साहब लाइफ जो है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ये मानते हैं कि लाइफ कहां से आई है? आउटर स्पेस से ही अर्थ के ऊपर आई। बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में लिखा भी है, सपोर्ट भी करते हैं। खैर हमें क्या करना है? हमें अब आगे बढ़ना है। इसको थियरी आपको समझ ली क्या है?
ठीक, लाइफ कहां से आई है? बाहर से आई है, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, या इसे कॉस्मोजोइक थ्योरी, इसे पेंसपर्मिया कहते हैं। इन्हीं स्पोर्ट्स को ही पेंसपर्मिया कह रहे हैं। ठीक, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स आज भी मानते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो मानते हैं कि हाँ लाइफ बाहर से आई होगी। मॉडर्न थ्योरी या ओपेरिन हेल्डन थ्योरी, ये क्या कहती है? लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ की ये जो लास्ट थ्योरी है, जो मॉडर्न थ्योरी है, जो अब चल रही है, वो क्या कहती है? पहले तो ओपेरिन के बारे में समझिए। ओपेरिन जो साइंटिस्ट थे वो रशिया के थे और इन्होंने बुक लिखी है ओरिजिन ऑफ लाइफ 1936 में, इसका इंग्लिश एडिशन छपा था। हेल्डन जो थे ये इंग्लैंड के थे और ये माइग्रेट कर गए थे इंडिया में, भुवनेश्वर उड़ीसा में 1957 जुलाई में, यानी जिस महीने ये वीडियो अपलोड होगी उसी महीने ये भी इंडिया आए थे 1957 में, आ गए थे इंडिया। ठीक, और दोनों ने मिलके एक थियरी दी, और थियरी जो दी इन्होंने कहा पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ। इन्होंने कहा पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ, यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। तो आते हैं पहले केमिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा इसके ऊपर। केमिकल एवोल्यूशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि अर्थ का जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसमें नए केमिकल्स बन रहे थे। सबसे पहली चीज, सबसे पहला जो उसमें था, उसमें आई एटॉमिक फेज। जो एटॉमिक फेज थी इसमें नए नए एटम्स बन रहे थे, जैसे हाइड्रोजन बन रहा था, हीलियम बन रहा था, लिथियम बन रहा था, एंड सो ऑन। आगे नए नए एटम्स बनते चले जा रहे थे। फिर क्या हुआ? हमने आपको बताया कि ये एटम्स फिर कोलाइड करना शुरू करेंगे। तो फिर इन कोलिजन से क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर्स में बन गई, मोनोसैकेराइड्स बन गए, अमाइनो एसिड बन गया। ठीक है, इस तरह की चीजें बनना शुरू हो गई। ठीक, लेकिन उससे पहले ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है इसमें ये नहीं रखेंगे, इसमें हम रखेंगे मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें बन रही हैं। ठीक, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब आएंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें रखेंगे मोनोसैकेराइड्स, यानी सिंपल शुगर्स होगी, और अमाइनो एसिड्स आ गए, और ग्लिसरॉल आ गया, फैटी एसिड आ गया। ठीक, ETC, इस तरह की चीजें इसमें देखने को मिली। समझ में आएगा? अब इस बात को कैसे प्रूफ किया जाए कि भाई यही मिला था और यही प्रीबायोटिक सूप बन गया था हमारे अर्ली एनवायरनमेंट में। प्रीबायोटिक सूप इसी से क्या बना? इन सभी केमिकल्स से मिलके क्या बन गया था? प्रीबायोटिक सूप। ठीक, प्रीबायोटिक सूप बन गया, SOUP होता है। ठीक, प्रीबायोटिक सूप बन गया। अब इसके अंदर ही लाइफ आएगी, लेकिन प्रीबायोटिक सूप बना कैसे? उसके लिए हमारे मिलर साहब थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो हम लोग स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, देखो ये स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मिलर से क्या करते हैं? स्टैनले मिलर ने क्या करा? ये सेटअप बनाया। ये सेटअप को आप ध्यान से देखिए। इस सेटअप में ये हमारा है कंडेंसर, ये एक फ्लास्क है 3 या 4 लीटर का। ठीक, और यहां ये 5 लीटर का फ्लास्क है जिसमें पानी पड़ा हुआ है, जिसे बॉईल किया जा रहा है। ठीक है, बॉइलिंग हो रही है इसकी, बॉइलिंग वाटर, और लगातार इसकी भाप ऊपर की तरफ जा रही है।
यहां हमने पहले वैक्यूम से सारी चीजें निकालनी थी, तो ये वैक्यूम, ठीक, और ये हमारा कंडेंसर, इस पाइप से पानी इसमें आ रहा है, इसमें ये दो लगे हुए हैं इलेक्ट्रोड्स, और इन इलेक्ट्रोड्स में लगातार डिस्चार्ज हो रहा है, स्पार्किंग हो रही है, जिससे अंदर का टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जो पहला स्पार्क चिंगारी है तो अचानक से 800 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके अंदर हमने 3 गैसें भरी हुई हैं, वो गैसें हैं MAH, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। किस रेशियो में? 2:1:2 के रेशियो में। और इधर से वाटर की वेपर आ रही है, H2O इधर से आ रहा होता, ठीक। तो जो H2O आया वो यहाँ आ गया, H2O के साथ में इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ये सब रिएक्ट कर गए एक साथ, नीचे आया, कंडेंसर ने इसे ठंडा किया, ये पानी के फॉर्म में आ गया, यहां से फिर ये ऊपर चलता चला गया, और फिर ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहा, लगातार ये सीक्वेंस चला, लगभग 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तक ये चला, और फिर उसके बाद यहां से टैप लगा के इसको हमने निकाला, इस सूप को। जब इस सूप को निकाला तो इसमें हमें सिंपल अमीनो एसिड्स मिले। क्या मिले थे? अमीनो एसिड्स। कौन कौन से थे बताइए, कौन कौन से अमीनो एसिड्स थे? लिखवाए थे हमने। एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन और एलानिन। एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन और एलानिन, ये 3 सिंपल अमीनो एसिड्स मिल गए थे। इसके अलावा यहाँ यूरिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड, उसके अलावा यहाँ लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड भी मिले थे। तो यूरिया मिल गई, इसके अलावा और भी चीजें मिली थी, यूरिया, हाइड्रोजन साइनाइड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। यानी कि इन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स से ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाए जा सकते हैं, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कन्वर्ट हो सकता है। और इस बात को आगे ले गए फॉक्स साहब, एसडब्ल्यू फॉक्स थे, डब्ल्यूएस फॉक्स ने क्या कर दिया, उन्होंने, फॉक्स साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ढेर सारे अमीनो एसिड को भर दिया, ड्राई अमीनो एसिड्स, और उसके बाद उन्होंने इसको एक सर्टेन टेम्परेचर दिया, और हीट देने पे ये अमीनो एसिड सब जुड़ गए और पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, जिससे आगे चल के प्रोटीन बन सकता है। इस बात को ये प्रूव कर लेंगे। यानी कि हमारा जो केमिकल फेज थी वो केमिकल फेज हो गई। तो स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट समझ में आया। इससे क्या प्रूव हो गया कि हमारा सबसे पहले इन्होंने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना दिया। यहाँ पे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना दिया, यानी जैसे अर्थ में शुरुआत में एटमॉस्फेयर हुआ करता होगा उस तरीके का एटमॉस्फेयर बना दिया। एनारोबिक कंडीशंस थी, ये गैसेस लगा दी, वाटर वेपर की फॉर्म में था, इसको ठंडा किया, फिर भी गर्म हुआ। तो इस तरह से प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना के इन्होंने दिखा दिया कि शुरुआत में अर्थ के ऊपर केमिकल्स कैसे इवॉल्व हुए, यानी कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म आई कैसे, इन्होंने इस बात को प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। स्टैनले मिलर बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लीजिए, कहाँ के थे? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के थे, ठीक। और होलार्ड यूरे के ये शिष्य थे, होलार्ड यूरे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टैनले मिलर के आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमें अब ये पता चल गया कि सिंपल ऑर्गेनिक मैटर्स कैसे आए। फॉक्स ने हमें क्या बताया? सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कैसे है। फॉक्स ने अभी बताया, फॉक्स वाला हमने अभी बताया आपको कि जो फॉक्स साइंटिस्ट थे उन्होंने सिंपल ऑर्गेनिक यानी अमीनो एसिड्स को लिया और ड्राई अमीनो एसिड को गर्म कर दिया, इससे उन्हें प्रोटीन मिल गया। इसी तरह से उन्होंने कहा कि मोनोसैकेराइड्स जो आ रहे थे उससे पॉलीसैकेराइड्स बन जाएंगे, और इसी तरह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके फैट्स के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो हमारे 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बन चुके हैं जो हमारी लाइफ को बनाएंगे। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात होने लगी है। अब जो पहला आ गया सिंपल वाला तो कर दिया था 3rd नंबर पे, अब 4th नंबर पे आया फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में, जो पीछे हमने हेडिंग लिखी वो सब उतारते रहिएगा, ठीक है। अब
बाद में उतार लीजिएगा, सारी हेडिंग्स पीछे देख के सब उतार लीजिएगा सारी हेडिंग्स। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या हमने बताया, जैसा कि अभी बताया हमने, सिडनी फॉक्स थे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अमाइनो एसिड से क्या बना दिया था, प्रोटीन बना दिया था, जब उसको लगभग 130 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया तो क्या बन गया, प्रोटीन्स बन गया। इसी तरह से उन्होंने सिंपल शुगर से पॉलीसैकेराइड्स बना दिए, सिंपल शुगर से पॉलीसैकेराइड्स, और फैटी एसिड से ग्लिसरॉल मिलके बन गया फैट्स। इस तरह से अब ये हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गए, यानी सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तैयार हैं। इसके बाद बस अब हमारी क्या आने वाली है, लाइफ की बात आने वाली है, और इसी में ही आरएनए आ जाएगा। ठीक है, आरएनए का भी जन्म यही हो जाता है। तो पहले आरएनए आया, डीएनए पहले, आरएनए आया। ठीक है, याद रखिएगा। थॉमस क्रिक और सिडनी एल्टमैन ने मिलके इस बात को बताया था कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी होता है और आरएनए एंजाइम की तरह भी वर्क करता है। 23S rRNA ये एंजाइम की तरह भी वर्क करता है, और इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। किसको किसको, थॉमस क्रिक और व्हाट्सएप क्रिक तो पता है ना, तो थॉमस क्रिक और सिडनी एल्टमैन दोनों को मिला के नोबेल प्राइज मिला 1989। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहां तक केमिकल्स का एवोल्यूशन हो गया, यानी सारे केमिकल्स आ चुके हैं। अब जो लाइफ को बनाने वाले केमिकल्स थे वो सारे आ गए हैं। अब क्या होगा, अब हम लोग जो बात करेंगे वो आ गई अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, यानी केमिकल्स का तो एवोल्यूशन हमने देख लिया, और चल क्या रही है हमारी, क्या चल रही है अभी, हमारी चल रही है थ्योरी कौन सी, ओपेरिन हेल्डेन की मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, जिसमें क्या दिया, पहले क्या हुआ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, और उसके बाद पहले केमिकल्स का एवोल्यूशन हुआ, अब हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन यानी बायो की तरफ चल रहे हैं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की तरफ। इन्होंने कहा ओपेरिन साहब ने कि साहब बायोलॉजिकल यानी लाइफ को आने के लिए 3 कंडीशंस की जरूरत है। कंडीशंस फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, देयर मस्ट हैव बीन अ सप्लाई ऑफ रेप्लिकेटर्स दैट इज अ सेल्फ प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स, यानी यहां पे सप्लाई होना चाहिए, देयर मस्ट हैव बीन अ सप्लाई ऑफ रेप्लिकेटर्स, यानी कि आरएनए जैसे मॉलिक्यूल्स हो जो अपना रेप्लिकेशन कर सके। डीएनए तो उस टाइम बना नहीं था, लेकिन आरएनए तो बन चुका था। तो आरएनए जैसे मॉलिक्यूल है वो अपना रेप्लिकेशन कर लेते हैं, 1 से 2 आरएनए बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, आरएनए से आरएनए भी बन जाता है। कॉपीइंग ऑफ दीज रेप्लिकेटर्स मस्ट हैव बीन सब्जेक्टेड टू एरर थ्रू म्यूटेशन, और इसकी जो कॉपी हो तो उसमें कॉपी जब बने तो उसमें थोड़ी बहुत एरर्स भी आए, यानी म्यूटेशन भी होना चाहिए लाइफ के बनने के लिए। और तीसरी कंडीशन थी द सिस्टम ऑफ रेप्लिकेटर्स मस्ट हैव रिक्वायर्ड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्री एनर्जी एंड पार्शियल आइसोलेशन फ्रॉम द जनरल एनवायरनमेंट, यानी कि लगातार इसको फ्री एनर्जी भी मिलना चाहिए और पार्शियली ये जो जनरल एनवायरनमेंट है उससे भी अलग होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस थी, यानी रेप्लिकेटर होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए, और जो जनरल एनवायरनमेंट था उससे अलग हो और उसे लगातार कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती रहे, तब एक नई लाइफ बन सकती है। और इन्होंने देखा कि पानी के अंदर कुछ ऐसी जगहें थी जहां पे पानी था, पानी के अंदर कुछ ऐसी जगहें थी जहां पे कुछ इस तरीके की गोल गोल मॉलिक्यूल्स अपने रेप्लिकेटर्स बना रहे थे, यानी 1 से 2 हो जा रहे थे, 2 से 4 हो जा रहे थे, इस तरीके से। और इसके आसपास पानी की लेयर थी, यानी बाउंड्री थी, आइसोलेट थे पानी की ही बाउंड्री से। ओपेरिन ने इन्हें क्वेजरवेट्स नाम दिया। ओपेरिन ने इसे क्या नाम दे दिया, क्वेजरवेट्स। ठीक, ये किसने कहा था, ओपेरिन ने। याद रखिए, हम ओपेरिन और हेल्डेन की थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक, क्वेजरवेट्स द फर्स्ट हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय ओपेरिन, कब, 1920। और क्या कहने लगे ये, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस अर्ली प्रोटोसेल कुड हैव बीन अ क्वेजरवेट। उन्होंने कहा अर्ली प्रोटोसेल क्या थी, एक क्वेजरवेट थी। ठीक,
ओपेरिन ने ये टर्म दिया है, दीज वर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लिविंग सेल्स फ्रॉम द मोर कॉम्प्लेक्स सेल्स फॉर्म्स मोर कॉम्प्लेक्स। इन्होंने कहा इसके बाद ये प्रोटोसेल हैं, प्रोटोसेल मतलब पहले वाली सेल से जस्ट पहले, ठीक, प्री बायोन्ट इन्हें कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्री बायोन्ट या प्रोबायोन्ट। समझ में आ गई? यानी कि बायो से पहले की फॉर्म है, यानी लिविंग स्ट्रक्चर्स बनने से पहले की बात। अब बात करते हैं इसके बाद माइक्रोस्फीयर की। जो सिडनी फॉक्स थे, ठीक है, इन्होंने कहा कि साहब 1957 एमएम के आसपास की बात है, और इन्होंने तब कह दिया 1964, 58 से 64 तक, 1958 से 64 तक के इनके एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बबल लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ठीक, और इसमें से ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपना रेप्लिकेट कर करके मटेरियल इन गोलों में भेज देते हैं। इन्होंने इन गोलों को क्या कह दिया? माइक्रोस्फीयर्स, ठीक, माइक्रोस्फीयर्स कहते हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि लाइफ कैसे आई होगी? माइक्रोस्फीयर से आई होगी। ओपेरिन ने पहले क्या कहा? कोएसेवेट्स के बाद लाइफ आई होगी। फॉक्स ने क्या कह दिया? माइक्रोस्फीयर्स के बाद लाइफ आई होगी। और माइक्रोस्फीयर्स किस तरह के स्ट्रक्चर बना रहे हैं? बडिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। माइक्रोस्फीयर्स किस तरीके के स्ट्रक्चर बना रहे हैं? बडिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये रिप्रोडक्शन का एक तरीका भी है, बडिंग आपने पढ़ा भी है। बडिंग रिप्रोडक्शन का तरीका है एसेक्सुअल, जिस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आ गया हमारी नजर में। और इसके बाद फिर अब क्या ओरिजिन होगी? यानी कि प्रोबायोन्ट से हमारी बन जाएगी अब बायोन्ट, और वो पहली बायोन्ट क्या होगी? प्रोकैरियोट, ठीक, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? तो प्रोकैरियोट समझ में आ गया कैसे आए? हमारी लाइफ की ओरिजिन की थ्योरी मॉडर्न वाली यहां तक हो गई कि हमारी लाइफ आ गई है और प्रोकैरियोट तक लाइफ आ गई, ठीक। यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ समझ गए कैसे हुई लाइफ ओरिजिन? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, बता। अब बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे अब बात आती है एवोल्यूशन इन न्यूट्रिशन, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। जरा हमें बताओ जल्दी से कि जो पहली लाइफ आई थी वो ऑटोट्रॉप थी कि हेटेरोट्रॉप थी? हेटेरोट्रॉप थी, यानी वो अपने आसपास के ही एनवायरनमेंट में जो केमिकल्स थे उन्हीं को खा रहे थे, यानी कि हेटेरोट्रॉप थे, ऑटोट्रॉप नहीं थे। फिर उसके बाद दूसरी बात ऑटोट्रॉप आते हैं, क्योंकि अब जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हैं, सेल्स हैं, बहुत ज्यादा होने लगे। जब सेल्स का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? वो खाना ज्यादा कंज्यूम करेगी, सारा खाना खत्म, अब क्या बचेगा? अब ऑटोट्रॉप बनना जरूरी हो जाएगा। अब ऑटोट्रॉप भी दो तरीके के होते हैं। पहले बने कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, फिर दूसरे बने फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉप्स यानी ये केमिकल्स से अपना खाना लेते थे, यानी सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, इस टाइप के बैक्टीरिया बने होंगे। उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या हुआ? आपके बन गया क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के बनते ही यहां फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई, जिसमें सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस हुई कीमोसिंथेटिक वाली फोटोसिंथेसिस जो हो रही थी, उसमें ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व हो रही थी। फिर बाद में ऑक्सीजन इवॉल्व होना शुरू हुई, और जैसे ही ऑक्सीजन इवॉल्व हुई सारा एटमॉस्फेयर अब ऑक्सीडाइजिंग हो गया, यानी एरोबिक कंडीशंस आ गई। एनारोबिक से एरोबिक कंडीशन आ गई और ऑक्सीडेशन तेजी से होने लगा। ऑक्सीडेशन तेजी से होने कैसे? मतलब जैसे मान लीजिए CH4 था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी, क्या बन गया? CO2 और वाटर बन गया, ठीक। इस तरह से ही NH3 था, अमोनिया था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी, क्या बन गया? N2 और H2O, ठीक है।
ऐसे ही जो O2 था उसने नेशेंट ऑक्सीजन के साथ में मिलके O3 बना लिया। इस तरह से हमारी ओजोन का फॉर्मेशन हो गया। अब जब ओजोन भी बन गई है तो हमारे एटमॉस्फेयर में आसपास पूरे में ओजोन फैल जाएगी और पूरा एटमॉस्फेयर जो है उसके ऊपर ओजोन लेयर आ जाएगी। अब अल्ट्रावायलेट रेज का अंदर आना बंद हो गया, अर्थ के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज अब नहीं आएंगी, यानी प्रोटेक्ट होने लगी हमारी अर्थ धीरे धीरे, क्योंकि ऑक्सीजन आ गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ, यहां तक हम आ गए प्रोकैरियोट्स तक। अब यहीं से ओरिजिन क्या हो जाएगी, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स। इसकी दो थ्योरी है, हम एक ही थ्योरी बता देते हैं, प्रीडेटर थ्योरी। प्रीडेटर थ्योरी क्या थी, एक बड़ी सेल थी, उसने उसके अंदर न्यूक्लियस था, उसने छोटी छोटी सेल्स को खाना शुरू कर दिया और वो छोटी छोटी सेल्स बाद में कहलाई सेल ऑर्गेनेल्स, और ये तो न्यूक्लियस है जो गवर्निंग सेंटर हो गया। इस तरह से ये कैसी थ्योरी है, प्रीडेटर थ्योरी, यानी इस बड़ी सेल ने छोटी छोटी अपनी सेल्स को खा के जो काम कर रही थी, मान लो कि फोटोसिंथेसिस का काम कोई एक सेल कर रही थी, उसको अपने अंदर कैप्चर किया, कोई एटीपी बनाने का काम कर रही थी, उसको अपने अंदर कैप्चर किया। तो जो फोटोसिंथेसिस वाली थी आज उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो एटीपी बना रही है आज उसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कह देते हैं। तो इस तरह से हमारी अलग अलग सेल्स को इसने खा लिया और खाने के बाद एक बड़ी सेल खुद बन गई, इसे हमने यूकैरियोट कह दिया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इस पूरे सिनेरियो को लिख देते हैं कि किस किस सीन में हुआ। देखिए अर्थ की ओरिजिन आज से मिलियन और बिलियन ईयर्स एगो हुई, ठीक है। जब इतने पहले हुई है तो अब उसका पूरा डेटा हम आपको दे देते हैं कि कब कौन सी चीज आई, अर्थ कब आई, लाइफ कब आई, ये सारी चीजें हम बता देते हैं। तो देखिए यहां हमने आपका लिख दिया है, ये डेटा समझ लीजिए। ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुई, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स बैक, यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी थी वो 20 बिलियन ईयर्स बैक थी, वहां से ओरिजिन हुई। उसके बाद फिर सोलर सिस्टम कब आया, 4.5 to 5 बिलियन ईयर्स बैक। अर्थ की ओरिजिन हुई है 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, और उसके 500 मिलियन ईयर्स बाद हमारी लाइफ की ओरिजिन हुई है, यानी इसके और इसके बीच में 500 मिलियन ईयर्स का फर्क था, तब फिर हमारी लाइफ आ गई। क्लियर हुई बात या नहीं? तो ये डेटा अगर आपको याद होगा तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओपेरिन और हेल्डन तक की थ्योरीज हम लोगों ने पूरी पढ़ ली हैं। अब हम लोग एवोल्यूशन के एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एविडेंसेस जो हैं वो हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।